नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन कप 26 में भाग लेने के लिए ग्लासगो पहुंचे। 2 दिन की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। राज्य की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं और आजादी का अमृत महोत्सव पर हुई चर्चा। राज्यपाल ने विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नॉर्थ ईस्ट यंग लीडर्स कनेक्ट की तवांग जिले के सांगेत्सव में हुई बैठक में लिया हिस्सा। अपने संदेश में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट लीडर्स कनेक्ट के तवांग घोषणा पत्र का किया स्वागत। कहा, पूर्वोत्तर में पर्यटन क्षेत्र में प्रभावी और संगठित नेटवर्क स्थापित करने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन कप 26 में भाग लेने के लिए ग्लासगो पहुंच गए हैं। यहां की 2 दिन की यात्रा के दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वे जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने के लिए विश्व नेताओं के साथ मिलकर काम करने और इस दिशा में भारत के प्रयासों की अभिव्यक्ति के प्रति उत्सुक है। कप 26 का उच्च स्तरीय स्तर आज और कल आयोजित किया जा रहा है। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शासन अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। कप 26 समझौते से संबंध देश पेरिस समझौता कार्यान्वयन दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। इसमें जलवायु कार्य योजना के लिए धन जुटाने, प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण और धरती के तापमान में वृद्धि को सीमित करने संबंधी पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के समय समय पर होने वाले सम्मेलन स्थिति की समीक्षा और भावी उपायों पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करते हैं। विषय है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने रूल बुक तय करी थी उसके नियमों का निर्धारण हो। उसके नियमों के निर्धारण के लिए विषय ये है कि दुनिया में इसके लिए उपचारात्मक उपाय क्या किए जाएं, और अगर इसके लिए उपचारात्मक उपाय करने हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि 2009 में दुनिया के विकसित देशों ने जो $100 बिलियन का जो वादा किया था उसको पूरा करना। कॉप 26 सम्मेलन में न्यायपूर्ण, समान और त्वरित जलवायु वित्त पोषण भारत का प्रमुख एजेंडा है। विकसित देशों को जिस तरह से अपने एमिशन के जो गोल थे वो उनको पाने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदनी थी, वो उन्होंने नहीं खरीदी। ना तो उन्होंने कार्बन क्रेडिट खरीदी और इस वजह से अपने वो कार्बन के एमिशन के जो उनके गोल थे उसको वो प्राप्त नहीं कर सके। ज़रूरत पड़ने पर कार्बन क्रेडिट दूसरे कंट्रीज से, कम से कम विकसित देशों से ही विकसित देश के साथ के अगेंस्ट में विकासशील देश सभी एक साथ में हैं। हमको अगर नेट जीरो पाना है 2050 तक, तो ये ग्लोबली, मतलब सभी ग्लोबली नेट जीरो हो जाए। ऐसा करने के लिए हम मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन इसमें जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की और आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं राज्य में चल रहे विकास कार्यों के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने गुणवत्ता के साथ समय पर विकास परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने परियोजनाओं की समुचित निगरानी और प्रत्येक परियोजना के लिए सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को कहा, ताकि वित्तीय अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सके। राज्यपाल ने होलोंगी एयरपोर्ट, मियाओ विजयनगर सड़क परियोजना, ट्रांस अरुणाचल हाईवे सहित राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जरूरी कदम उठाने को कहा। राज्यपाल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम वीरों की कहानी को प्रदर्शित करने पर जोर दिया, ताकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यंग लीडर्स कनेक्ट
की 10वीं वर्षगांठ पर नॉर्थ ईस्ट लीडर्स कनेक्ट के तवांग घोषणा पत्र का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पूर्वोत्तर राज्य में पर्यटन क्षेत्रों का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट लीडर्स कनेक्ट पूर्वोत्तर में पर्यटन क्षेत्र में प्रभावी और संगठित नेटवर्क स्थापित करने में सहायक हो रहा है। तवांग जिले के सांगेतसर लेक के पास आयोजित नॉर्थ ईस्ट यंग लीडर्स कनेक्ट की बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने तवांग के सांगेतसर लेक का लुत्फ उठाने के लिए असम से आए बाइकर्स के साथ मुलाकात का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए सुविधाओं का तेजी से विकास कर रही है। कहाँ रेट में लेके गया? अभी तवांग शेरगांव वगैरह सब हो गया। और बाकी पे भी बहुत सुंदर है। बाकी ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल ना, ईस्टर्न अरुणाचल इज अमेजिंगली गुड। यहाँ में क्या ये ठंड है तो ईस्टर्न अरुणाचल में एकदम रोड्स भी बढ़िया है बाइकिंग के लिए, और एल्टीट्यूड पे अपना आसाम का वो ना वो वाला वीडियो देखे थे। देखा ना? देखा था। अभी रोड देखो कितना इम्प्रूव हो गया अभी, देखा है? थैंक यू सर फॉर लॉट्स। ठीक है, टच में रहो ना। ठीक है, ओके, बेस्ट विशेस। हाँ, टेक केयर ना। ठीक है, थैंक यू सर। या ओके, ठीक है। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों की समीक्षा की। भारतीय नौसेना के नेवल डिजाइन महानिदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया पोत विक्रांत कोची शिप यार्ड लिमिटेड में निर्मित किया जा रहा है। पोत का दूसरा परीक्षण 24 अक्टूबर से शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने बताया कि पोत के समुद्री परीक्षणों का दूसरा चरण चल रहा है। श्री सोनोवाल ने अप्रैल 2022 में समय से पोत का आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयासों के लिए कोची शिप यार्ड की सराहना की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन अवसर पर अगस्त 2022 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही भारत विमान वाहक पोत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित करने की क्षमता वाले चुने हुए देशों में शामिल हो जाएगा। यह मेक इन इंडिया अभियान को गति देने के सरकार के प्रयासों का प्रमाण होगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा ने सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलजीपी को विजय घोषित किया है। यह श्री किशिडा के लिए एक बड़ी जीत है। वे एक माह पूर्व ही प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी पार्टी ने निचले सदन की 223 से अधिक सीटें प्राप्त की है। इस प्रकार उन्हें अपने गठबंधन की कोमिरो पार्टी की जरूरत नहीं होगी। एलडीपी कई दशकों से जापानी राजनीति पर छाई हुई है, लेकिन महामारी की रोकथाम के सिलसिले में उसकी कड़ी आलोचना की गई थी। श्री किशिडा के पूर्व उत्तराधिकारी योशिहिडे सुगा एक वर्ष में ही सत्ता से अलग हो चुके हैं। जापान में कोविड महामारी की बढ़ती दर के बारे में लोगों की चिंताओं के बावजूद टोक्यो ओलंपिक जारी रखने के निर्णय से लोगों में एलजीपी के प्रति आक्रोश था। इसके मद्देनजर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विधायक कार्दो निग्योन ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पगलम नदी पर बन रहे आरसीसी ब्रिज के निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने लोअर सियांग जिले के कांगकू अंचल में बालीसोरी सिलोनी दुरपाई गांव में बेहतर सड़क संपर्क के लिए निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया। लिकाबाली विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 60 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्री निग्योन ने असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों के लोगों के बीच बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि बुनियादी परियोजनाओं के पूरा होने से सीमावर्ती गांवों में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने परियोजना एजेंसियों से निर्धारित समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा करने को कहा। 155 करोड़ का लगभग था, और ये कांको सर्कुल आपका बाली से लेकर के दुरपाई तक मेरे ख्याल एग्जैक्ट फिगर पता नहीं, मेरे 75 का लगभग होगा। और गेंसी में भी प्रोजेक्ट है, और लिकाबाली से लेकर के कुंतोर तक प्रोजेक्ट है। गेंसी में भी मेरे ख्याल आपका 8 प्रोजेक्ट है। सारा मिला करके 155 था। और ये प्रोजेक्ट जो है आपका 2018 को शुरू किया था,
और गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2021 में ख़त्म करना चाहिए, लेकिन 21 में ख़त्म इसलिए नहीं कर सका कि कोविड आ गया बीच में, और आपका कोविड का वजह से लेबर नहीं मिला और सब सारा देश जो आपका लॉकडाउन में था, तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंशन करके 31 मार्च 2022 तक इसका गवर्नमेंट का डेडलाइन है और इसी अंदर में कंप्लीट करना है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ की 138वीं बटालियन ने राजधानी क्षेत्र ईटानगर के सिंकी व्यू से ईटानगर नगरीय क्षेत्र तक एकता दौड़ आयोजित की। इसमें सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। बल के कमांडेंट कुंवर सिंह ने जवानों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान की अपील की। क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के बतौर मनाया जा रहा है। क्योंकि देश आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्रीय एकीकरण में जितने भी रियासतें थीं, जितने भी रजवाड़े थे, उन सबको भारत के एक संविधान और एक छत्र में लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान रहा है। 138 बटालियन सीआरपीएफ ने अपने सभी कैंपों में आज सुबह दौड़ का आयोजन किया है, जिसको राष्ट्रीय एकता दौड़ नाम दिया गया है। आज भी जो मुख्यालय में सेंकी व्यू एरिया है, मुख्यालय से लेकर सेंकी व्यू एरिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस दौड़ को आयोजित किया गया। लगभग 7 किलोमीटर का भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे 1913 में प्रकाशित हिंदुस्तान गदर नामक अखबार का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में। 1 नवंबर का दिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दिन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से क्रांतिकारी साप्ताहिक हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सेना में तैनात भारतीय मूल के सिपाहियों पर विशेष ध्यान देना और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। ये साप्ताहिक पहली बार उर्दू में प्रकाशित किया गया। बाद में 9 नवंबर से इसका पंजाबी संस्करण भी प्रकाशित किया जाने लगा। गदर पार्टी के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बाद में इसे गुजराती, हिंदी, पश्तो, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि में भी प्रकाशित किया जाने लगा। पहले इसके अंक हस्तलिखित होते थे, बाद में इसे छोटे हैंड प्रेस के जरिए छापा जाने लगा। उन्हीं दिनों भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही थी। उस दौरान ये साप्ताहिक ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने वाले महत्वपूर्ण प्रकाशन के रूप में उभरा। हिंदुस्तान गदर में प्रकाशित होने वाले लेख शुरू में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरदयाल लिखते रहे, जबकि उसकी छपाई करतार सिंह सराभा के जिम्मे थी, जो उन दिनों यूसी बर्कले के छात्र थे। जिस जहाज से साप्ताहिक की प्रतियां भारत भेजी जाती थीं, वही गदर समर्थकों और अप्रवासियों को अमेरिका लाता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रकाशन को देशद्रोही करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। तब प्रकाशकों ने गदर समर्थकों को ब्रिटिश गुप्तचरों से बचाने के लिए काफी प्रयास किए। 1000 से अधिक सदस्यों के नाम याद कर लिए गए थे, ताकि कोई भी सबूत ब्रिटिश सरकार के हाथों में न पड़ जाए। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 106 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 12,77,000 से अधिक खुराक दी गई। इस दौरान कोविड के 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 1,58,817 रोगियों का इलाज चल रहा है। यह संख्या 248 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की दर 98.2% है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। अब तक कुल 3,36,68,507 मरीज ठीक हो चुके हैं।
महामारी से मरने वालों की संख्या 4,58,437 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का एक नया मामला सामने आया और 19 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 101 है और रिकवरी दर 99.31% है। रविवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 334 सैंपल एकत्र किए गए। पिछले 24 घंटे में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 34 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 297 लाभार्थियों ने दूसरी डोज ली। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।